चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। गुड आफ्टरनून अमृता मिश्रा राजपूत, क्या नाम है आपका, सिंह कुछ नाम है ऐसा, ठीक है, मलिक, ट्विंकल साहू, जय जगन्नाथ, लकी, जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ, सरेना कुमारी गुड आफ्टरनून, पार्थ लहरी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। काजल सिन्हा गुड आफ्टरनून, दिलखुश यादव गुड आफ्टरनून, लव AI11 गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का ढेर सारा स्वागत है। पहला सवाल आपके सामने है जो कि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो पहले ये होमवर्क बना लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेन पेपर लेकर के बैठिएगा। देखो यहां पर देखोगे तो आपको ये 191 है, ये 149 है, 273 है, ये कितना है 233 है। तो इसमें देखोगे आपकी यहाँ पर बाद बाकी सारी संख्याएं, ये 7 3 10 2 12, ये जो संख्या है 273 ये एक को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, जबकि 191 149 और 233 क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्योंकि ये विषम कह रहा है पहचानो, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये जो 273 है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो 273 देखोगे 7 3 10 2 12, जो कि 3 से डिविजिबल है, जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 से काटोगे तो ये देखोगे 13 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 13 दूना 26 और एक बचेगा 13 कम 13। तो यहाँ पे ये वाला संख्या जो है वो एक को प्राइम संख्या हो जाएगा। बाद बाकी आप देखोगे तो वो सब के सब आपको प्राइम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद, जय हिंद, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, ए और बी ने एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक साथ चलना शुरू किया है। तो देखो दो लोग हैं, ये मैथ्स का सवाल है, दो लोग हैं और दोनों साथ साथ चलना शुरू करते हैं। चलो चलो, गुड आफ्टरनून सभी, गुड आफ्टरनून। ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अब समझो कि यहां पर है एक डिस्टेंस है, सपोज करो, मान लो आप कोई यहां पर एक डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लो डिस्टेंस, ठीक है, ये है मान लो डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डी डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो ये इसका शुरुआत है, ये डेस्टिनेशन है मान लो, ठीक है। तो यहां से शुरू करके यहां तक इनको पहुंचना है। किनको किनको, दो लोग हैं ए और बी। तो ए और बी दोनों जा रहे हैं यहां से इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और इनको डी जो डिस्टेंस है वो कवर करके यहां पर पहुंचना है। कहां पर, यहां पर पहुंचना है। तो ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अब ये सर्टेन डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया है डी एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो ए की स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड भी यहां पर दी गई है। इफ ए अराइव्स 15 मिनट आफ्टर बी। अब देखो कि यहां पर कह रहा है कि ए जो है वो बी से बाद में पहुंचता है, कितने समय बाद, तो 15 मिनट बाद पहुंचता है। इसका मतलब ये है, आप खुद ही देखो कि बी की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो बी की स्पीड अगर ज्यादा है तो ये पहले पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी जब यहां पहुंच जाएगा तो ये 15 मिनट तक यहां आराम करेगा, 15 मिनट तक आराम करेगा ना, तब जाकर के ए पहुंचेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए का स्पीड कम है तो ए थोड़ा देरी से पहुंचेगा, और बी की स्पीड ज्यादा है तो ये पहले ही पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप कि सर देखो कि अगर हम ए का निकालने का समय और बी का समय निकालने, तो दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 15 मिनट का आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 15 मिनट कम ले रहा है समय, कौन, बी जो है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये कम समय ले रहा है। कितना कम ले रहा है, 15 मिनट कम समय ले रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो बी ने कितना समय लिया है, तो बी ने समय लिया है टीबी, और ए ने कितना समय लिया है, तो ए ने समय लिया है टीए। कितना लिया है, टीए लिया है। तो ये बी का समय हो गया, ए का समय हो गया। अब बताओ ज्यादा समय कौन ले रहा है, तो ज्यादा समय ले रहा है कौन, क्योंकि इसका चाल कम है तो ये ज्यादा समय लेगा। तो ऐसा करो, टी ए में से, यानी ये ज्यादा समय लिया है, कितना, 15 मिनट ज्यादा लेगा, क्योंकि 15 मिनट तक ये आराम करेगा जाके, तो माइनस टी भी कर दोगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 15 मिनट का अंतर आएगा। अब देखो क्योंकि चाल यहां पर है
किलोमीटर पर घंटा में है, तो ये मिनट को भी घंटा में बदल दो, नीचे भाग दे दो 60 से, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है d, और चाल कितना है इसका है 8, और इसका चाल, इसका दूरी कितना है, दूरी तो वही रहेगा d, चाल कितना है इसका 10, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो ये हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब इसको हल करोगे तो क्या 15 चौको 60 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बस हल करना है, बहुत आसान सा सवाल है। 10 माइनस यहाँ पे 8 जाएगा तो कितना होगा, 2/80 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखोगे 40 गुना 80, और ये 10 बार में कट जाएगा, तो d बराबर कितना आएगा 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 10 किलोमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर था, बहुत आसान सवाल। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं कि एक निश्चित कोड में मैट्रिक्स को XITRAM लिखा जाता है, उसी कोड में फिगर को क्या लिखा जाएगा। और ये सवाल एनटीए ने पूछ रखा है, किसने पूछ रखा है, एनटीए ने पूछ रखा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो यहां पर मैट्रिक्स MATRIX, मैट्रिक्स को क्या लिखा जा रहा है, XITRAM, ठीक है। तो ऐसे सवालों में करना क्या होता है, इसको हम कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज करना। मतलब कि यहां पर देखो m यहां पे था, इसको उठा करके यहां पे रख दिया, a यहां पे था, इसको उठाकर यहां पे, t यहां पे था, t को उठा करके तो इधर रख दिया, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं। यहां पे देखो ये x है, x को यहां पर, i को यहां पर, और t और r को वैसे ही रहने दो जैसे थे। मतलब कि शुरू वाले जो दो लेटर हैं उसको लास्ट में ले जाओ, लास्ट वाले 2 हैं उसको शुरू में ले आओ, और बीच वाले जो 2 हैं उनको वैसे ही रहने दो जैसे वो थे, अपने जगह पे उसको रहने दो। तो सेम प्रकार से हम फिगर को भी सॉल्व कर सकते हैं, FIGURE। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे, फिर ये वाला भी आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और R आ जाएगा यहाँ पे, और G हमारा यहीं पे रहेगा, U हमारा यहीं पे रहेगा। तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा ERGU। कहाँ पे है ERGU, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ERGU ये भी नहीं होगा, तो ERGU EF कहीं पे नहीं है। अच्छा यहाँ पे E नहीं था, यहाँ पे I था, तो इसको आप यहाँ पे I कर देना, लास्ट में क्या होगा IF होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत आसान सवाल होता है, पोजीशन को बस आपको क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। अगर आप इंटरचेंज करके समझ में आ जा रहा है तो बहुत आसानी से इस सवाल को आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में नहीं आया है, अरे क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में नहीं आया, क्या है इसमें। आप 2 दोस्त हो, समझो आपका दोस्त जो है ज्यादा तेज साइकिल चलाता है, ठीक है, ज्यादा तेज साइकिल चलाता है, मान लो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है साइकिल, और आपकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप थोड़े धीरे धीरे चलते हो। तो जाहिर सी बात है अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आप लेट पहुंचोगे और आपका दोस्त पहले पहुंच जाएगा। तो यहां से दोनों चलना शुरू किए मान लो आप, और यहां पर आपका दोस्त क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, वो पहले पहुंच गया, और ए जो आप थे, मतलब ये आपकी स्पीड है तो आप थोड़ा बाद में पहुंचे, तो ये बी जो है पहले ही पहुंच चुका है। आप जब ये बी पहुंचा ना तो आप 15 मिनट बाद यहां पे पहुंचते हो, 15 मिनट, यानी कि कह सकते हो कि 15 मिनट लेट से आप पहुंचते हो। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों का जो समय है, पहुंचने का समय 15 मिनट का उसमें गैप है। अब बस आप ये देख लो कि कौन पहले पहुंच रहा है, जो पहले पहुंचेगा वो कम समय लेगा, और जो बाद में पहुंचेगा वो ज्यादा समय लेगा। तो ये जो है जिसका चाल कम है वो बाद में पहुंचेगा, धीरे धीरे चल रहा है, बाद में पहुंचेगा, तो मतलब ये ज्यादा समय लेगा। तो यानी ए ने ज्यादा समय लिया है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दोगे तो जो टाइम का गैप आएगा वो कितना आएगा, 15 मिनट का। तो 15 मिनट था, लेकिन हमने इसको घंटा में बदला, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होता है, 60 से भाग दे दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि चाल जो था वो किलोमीटर पर आवर में था, तो हमने कहा कि इसको भी घंटे में बदल लो, आर में बदल लो। तो यहां पर देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी तो डी था, मान लिया था, चाल 8 है, यहां भी दूरी बटे चाल कटा दोगे, बहुत आसानी से यहां पर आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एक और आपके पास होमवर्क था, ये रहा ये वाला सवाल, ये आपके पास रीजनिंग का सवाल था, रीजनिंग का सवाल था। EG यहां पे लिखा हुआ है EG, तो EG के बाद G9 J25 049, यहां पे देखो ये O होना चाहिए, ये 0 नहीं है, ये O है, ठीक है। फिर ये V, फिर अगला पूछा है क्या होगा, देखो तो देखो यहाँ पे E है, तो E 5 नंबर पे आता है, आपको पता ही है। G आता है 7 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, और ये आता है कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। तो 5 2 7, 7 3 10, 10 15, और 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। अब बताओ अगला में कौन सा नंबर जोड़ू, बताओ जल्दी से, अगला में कौन सा नंबर जोड़ू। पहले हमने 2 जोड़ा,
फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। तो अगला हमें कौन सा नंबर जोड़ना होगा? तो आप देखो ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो कितना आता है, 11 आता है। कितना आता है, 11। तो 22 में 11 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा, 33 आएगा। अब जब भी मैंने कहा था अल्फाबेट वाले क्लास में कि जब भी आप 26 से ज्यादा आगे चले जाओ तो उसमें से आप 26 हमेशा घटा करके देख लिया करो। तो यहां पर देखोगे 7 6 13, कितना बचेगा यहां पर, 7 बचेगा। और 7 नंबर पे क्या होता है, जी होता है। तो यहां पर जो अगला आएगा वो क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, जी आ जाएगा, जी 7 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पे 13 जोड़ोगे तो मतलब 7 और 13 जोड़ोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। टी होता है 20 नंबर पे। ठीक है, तो जी आ जाएगा। हमारे ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उसमें जी होना चाहिए। जी है नहीं, ये ई वाला हमने हटा दिया। अब इसमें देखना है कि क्या होगा। तो जी हमको 2 जगह मिल रहा है। तो ये देखो 4 है, 4 के बाद 9 25 है, 25 के बाद 49 के बाद 121 है। आप खुद ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का। तो अब जो अगला आएगा वो 13 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि सब के सब प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी सवाल ना जो है एनटीए ने पूछ रखा है। ठीक है, ठीक लेवल का सवाल था। तो ये भी सवाल आई होप कि आपने इसका जवाब दिया होगा। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। मॉक टेस्ट में पता चला है कि कोई जो है घपलेबाजी किया है। जो टॉपर है उसने कुछ ना कुछ जो है घपलेबाजी करके, नकल वकल करके आंसर जो है दिया है। और वो थोड़ा गड़बड़ है, आप ऐसा नहीं करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अच्छा, ये फिर से आ गया। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। हाँ, ये आ गया। तो अब यहां पर जो आज का सवाल है हमारा वो शुरू होता है। सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। आप लोग देखो, मॉक टेस्ट में नकल नहीं किया करो, जितना आप कर पा रहे हो उतना ही करो। मॉक टेस्ट में नकल करोगे तो आप सीखोगे क्या फिर। ठीक है, अभिनव धीमन का जो है 336 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया नंबर है आपका। सर आपका लंच हो गया है, राधे राधे। देखो लंच तो नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सच में गैस खत्म हो गया है, और गैस है नहीं तो खाना बन नहीं पाया है। ये क्लास खत्म होगा तो मैं जाके बाहर खा लूंगा अभी। तो अभी मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास के बाद खा लूंगा। ठीक है, 343 है आपका अंकिता नायक, बहुत बढ़िया नंबर है। 300 पार कर ले रहे हो तो आप समझो बहुत अच्छे पोजीशन पे आप हो। ठीक है, नीतीश यादव का 340 है, तो बढ़िया नंबर है। क्या दिक्कत है इसमें, 340 आगे लिखा है ओनली। अरे यार ओनली, सर गोईठा पे बना लीजिए। गोईठा नहीं है ना हमारे पास, और अब गोईठा अलग से खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये सवाल का आंसर दो जल्दी से। ये देखो, ये सवाल आपके सामने है। ये सवाल क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप यहां पे समझो कि एक हमारे पास गोल मेज है, एक क्या है, गोल मेज है। तो हमने यहां पर गोल मेज बना दिया। कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 5 लोग हैं। तो 5 लोग होते हैं ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, किधर भी आप कहां भी बैठा सकते हो, आमने सामने कहीं भी बैठाने की जरूरत नहीं है। किधर भी आप 5 लोग बैठाओ, बस ये पता होना चाहिए कि ये सब के सब सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए, इतना पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि जे इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो मान लो एफ यहां पे बैठा हुआ है, तो ये अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। आप समझो कि आप यहाँ पे बैठोगे तो लेफ्ट वाला हैंड आपका इधर होगा, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो जे जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, किसके, एफ के। एन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ के सेकेंड में लेफ्ट में कौन बैठा है, एन बैठा है। तो यहां से 1 2, तो यहां पर देखो 1 2 लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन है, एन है एफ के। वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, यानी कि अब ये जे है, जे का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा ना, अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, जे का लेफ्ट इधर होगा। और लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पे जे बैठा हुआ है। तो 1 2, यानी कि यहां पर जे बैठा हुआ है, सॉरी जे नहीं बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। कौन, वी। तो यहां पर वी को बैठा दिया। अब एक आदमी और है, एक सीट भी खाली है, तो आर को हम यहां पे बैठा देंगे। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे कि बताइए हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, यानी कि जे के राइट में, राइट किधर होगा, इधर होगा। तो 1 2 यानी आर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डीडीएलजे इज द करेक्ट आंसर। डीडीएलजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने आ गया था और ये वाला हो गया है आपका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल एक और है जो कि फिर से सीटिंग अरेंजमेंट से है, लेकिन अभी वाला जो था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से था। ये वाला सवाल आपका क्या है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से रखा गया है। तो इस सवाल को भी प्रयास करिए जल्दी से और इसका आंसर दे दीजिए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन तो अभी मॉक में था, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है।
ट्विंकल साहू कह रहे कि सर जी उड़ीसा आइए, पूरी खाने की टेंशन नहीं होगी। अबा अबाधा, अबाधा क्या होता है? ABHADA, अबाधा क्या होता है ये? ट्विंकल जी ये क्या होता है भाई? उड़ीसा, उड़ीसा आने तक मतलब पहले खाना खा लूं तब तो आऊंगा। हाँ, मॉक टेस्ट बाद में मिलेगा क्या? मॉक टेस्ट तो आज चल रहा था ना, फ्री वाला। राधे राधे, क्या क्या लिखते हो भाई आप। चलो, पूरी अच्छा पूरी महाप्रसाद है। ओ, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। अबाधा मतलब अच्छा अच्छा महाप्रसाद है वो, मतलब कुछ आपने कुछ होता होगा पूजा पाठ वाला, तो उसमें प्रसाद है। देखो कभी आया तो जरूर खिलाना, बट अभी तो मुश्किल है। ये सवाल कर लेते पहले। ये सवाल है हमारे पास, 5 स्कूल है ABCD और E जिनका मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है मतलब कि जो स्कूल होता है तो स्कूल का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर नॉर्थ इधर है तो इसका राइट इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा? ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, इधर इधर की ओर हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो जिनका मुख उत्तर की ओर है, ए जो है E और B के बीच में है। तो E और A जो है E और B E के बीच में है। अभी हमको पता नहीं है कहां होंगे, अभी छोड़ देते हैं। जबकि E जो है वो D के दाईं ओर है। मतलब कि एक चीज कंफर्म है कि अगर D यहां पे है तो D के जस्ट राइट में कौन है? E है, ठीक है। कह रहा है ना कि जबकि E जो है वो D के दाईं ओर है, E इज द राइट टू द D, तो मतलब कि राइट में है। E कौन है? D के राइट में है, ठीक है, इतना पता हमें। अब देखो यहां पर क्या कह रहा था कि A जो है E और B के बीच में है। तो E और B के बीच में, मतलब यहां पर A आ जाएगा और यहां पर B आ जाएगा। तो E और B के बीच में कौन हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक है। जबकि हाँ आगे हो गया, D और C दोनों सिरों पर स्थित है। मतलब कि D तो एक सिरा पर है, तो मतलब ये एक जगह पर होगा। मतलब सिरा पर है मतलब एंड पे ये बैठा हुआ है, मतलब ये स्कूल एंड में है, ठीक है। 5 लोग हैं तो पांचों में ये एंड पे बैठा हुआ है। तो अब इसके इधर और कोई नहीं बैठेगा क्योंकि एंड, ये एंड है, ठीक है। तो फिर ये C बैठेगा कहां पे? तो C इस वाले सिरे पे बैठेगा। तो एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। मतलब ये वाला हो गया आपका वेस्ट वाला एंड, ये वाला हो गया ईस्ट वाला एंड, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि ये आपका लेफ्ट एंड हो गया, ठीक है। लेफ्ट एंड हो गया ये वाला, और ये वाला आपका हो गया राइट एंड, ठीक है। तो राइट एंड पे E बैठा हुआ है, लेफ्ट एंड पे D बैठा हुआ। पूछ क्या रहा है कि C के बाईं ओर कौन है? तो C के जस्ट बाएं कौन है? B है। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पर आगे बढ़ती है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, और ये सवाल ना स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। देखो ऐसा सवाल बहुत रेयर है कि आएगा बहुत, लेकिन कभी कभी आ सकता है एक सवाल ऐसा जहां पे स्टेटमेंट बोलेगा और फिर कंक्लूजन बोलेगा। ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। जनरली हमारे एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं बनते हैं, बट कभी कभी इक्का दुक्का सवाल मैं करवा देता हूं ताकि कल को आ जाए तो आपका ऐसा ना लगे कि भाई हमने कुछ पढ़ा नहीं था या फिर कुछ पता नहीं था, ठीक है। कुछ तो पता होना ही चाहिए, जो कि यहां पर आपको पता चल जाएगा। बताओ, उस टाइम लिमिट के बाद नहीं मिलेगा क्या? देखो मुझे इस बारे में नहीं पता है, मिलेगा मुझे जहां तक पता है, मिलना चाहिए। हो सकता है ना भी मिले, तो एक बार बात कर लेना आप। झरना अभी तो मुश्किल है, जब भी आऊंगा तो आपको बताऊंगा। चलिए चलिए चलिए, बताइए सवाल का आंसर दीजिए भाई। उड़ीसा से काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। आरू कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाओगे। देखो ऐसे सवाल जो अभी 2 करवाए हैं वो हमने क्रैश कोर्स में आपको भी नहीं पढ़ाया है, वो पढ़ा दूंगा तो वो भी आपको समझ में आने लगेगा। अभी क्रैश कोर्स में आप साथ जुड़े हो नया नया, तो उसको आप देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। साम वेदा इज बिलीव टू बी रिटन अराउंड 2000 BC, 200 BC। तो आपको पता है कि 200 BC, 200 मतलब टाइम पीरियड आपको पता है ना कि 1500 BC, 1500 BC से लेकर के 1000 BC के आसपास हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है। ये जो है आपका वैदिक पीरियड माना जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड जिसको कहते हो आप। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में आप बांटते हो, एक ऋग्वैदिक पीरियड, एक है लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर जो अपर वैदिक पीरियड कह सकते हो या फिर जो ऋग्वैदिक पीरियड था वो यहाँ पर
1500 से लेकर के 1000 बीसी तक मानते हो। उसके बाद जो है लगभग यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 से लेकर के 1000 या 900 बीसी से लेकर के लगभग यहाँ पर 600 बीसी तक आप कहते हो कि ये क्या था हमारा, ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड तो ये था हमारे पास। ये वैदिक पीरियड में 2 पीरियड्स होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब इसी के आसपास 200 बीसी लिखा है, बट उसी के आसपास यहाँ पर सामवेद लिखा गया था। ठीक है, सामवेद। तो ये बात तो सही है कि चलो सामवेद यहाँ पे। अच्छा, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला सवाल है, तो आपको हमेशा मान के चलना है कि स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। तो जो उसमें दिया गया है उसमें किंतु परंतु आपको नहीं सोचना है कुछ भी, जो दिया गया उसको मानना है कि ये क्या है, 100% सत्य कह रहा है। उसमें कोई यहाँ पर कोई आप गलत आप कह ही नहीं सकते कि ये गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। तो जो स्टेटमेंट में कहा जाता है वो सत्य माना जाता है। फिर कंक्लूजन हम पढ़ते हैं। तो यानी कि दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको बस ये देखना है कि क्या ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। ठीक है, बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टेटमेंट में जो दिया गया उसको सत्य मानना है। उसके बाद कंक्लूजन को देखो, कंक्लूजन में क्या कह रहा है। कंक्लूजन कह रहा है कि सामवेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन हिस्ट्री। अब देखो, कोई किताब अगर 200 बीसी में लिखा गया है, ठीक है, लिखने लिखाने का आप देखो कि उसी समय से शुरू हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड के आसपास। उसके बाद में लिखने का जो कला है वो डेवलप हो गया। तो यहाँ पे सामवेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन हिस्ट्री। अगर कोई चीज 200 बीसी में लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ओल्डेस्ट बुक है, ये कह रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक। ओल्डेस्ट तो ऋग्वेद को मानते हो आप, लेकिन यहाँ पर सामवेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है, तो ये बात सही है, क्योंकि कोई चीज अगर इतना पुराना है तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक कहने में कोई जो है हर्ज नहीं है। आप कह सकते हो कि हाँ, एक जो है सबसे पुरानी बुक में से एक बुक है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सामवेदा इज द ओल्डेस्ट बुक इन हिस्ट्री। नहीं भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये ओल्डेस्ट बुक है? कैसे कह सकते हो? क्या उससे पहले कोई किताब लिखी गई थी कि नहीं लिखी गई थी? क्या इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ बताया गया? नहीं बताया गया है। आपको वैसे भी पता है कि भाई उससे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है, आपको ये पता है, लेकिन आपको अपना दिमाग ऐसे सवालों में नहीं लगाना होता है। इसमें बस ये देखना होता है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है क्या उसके हिसाब से, यानी स्टेटमेंट के हिसाब से क्या ये कंक्लूजन सही है, क्या कि सामवेदा इज द ओल्डेस्ट बुक। क्या आप इतना पढ़ के कि ये 200 बीसी में लिखा गया था, क्या इतना पढ़ के बता सकते हो कि ये दुनिया की सबसे पुरानी किताब है? ऐसा कैसे कह सकते हो? उसमें तो बस इतना बताया कि 200 बीसी में लिखा गया था, तो इसका मतलब है कि बहुत पुरानी किताब है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है, लेकिन सबसे पुरानी बुक है, ये बात कहना गलत है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो। अच्छा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। हिंदी में जिन बच्चों को पढ़ना है आप इसको यहाँ पर पढ़ करके निष्कर्ष निकाल सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सम पॉलिनोमियल्स आर लीनियर इक्वेशंस। अब ये कहां से सवाल आ गया? तो ये आ गया आपका सिलोजिज्म, यानी कि जिसको आप साइलॉग भी पढ़ते हो, इसको हम लोग हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय निगमन कहते हैं। अब बताइए, आयुष पटीदार कह रहे हैं कि बस यूपीएससी क्लियर हो जाए सूरज सर की, उसके बाद एक आईएएस। अरे यार अपना क्लियर नहीं हुआ, आप ढूंढ के रख लोगे पहले से। सर आइए ना, छठ पूजा का प्रसाद खा लीजिए। छठ पूजा देखो हमारे यहाँ भी कल था, वो चैती वाला छठ होता है वो शायद, तो मम्मी भी बुला रही थी, बट अब अरे क्या बात है भाई, 200 लोग हो चुके हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दो भाई, एक बार लाइक तो कर दो। सर ऊपर कमेंट देखिए तो क्या कमेंट देखो। सर आप बोले तो पाकिस्तान को साफ कर दे रातों रात। ये क्या हो गया? राधे राधे जी, आपका नाम क्या है? खान सर तो नहीं आ गए भाई विकास सर, खान सर का कोई चेला वाला तो नहीं आ गया क्लास में? अरे खान सर एकदम कोई भी वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज क्या हो गया, लगता है कि आज ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा उनका एक भी वीडियो देखेंगे, हर वीडियो में लगेगा कि आज पाकिस्तान पे बम गिरने वाला है, आज न्यूक्लियर बम से हमला होने वाला है, आज ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पीओके आज ही हमारा हो जाएगा ऐसा लगता है। और ये एक लड़का भी है, राधे राधे नाम से है। और सर मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन आंसर गलत लगे। नहीं, रीजनिंग और मैथ का गलत नहीं लगा होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद चेक करके दिया था। ठीक है, बाद बाकी और कुछ में गलत लगा हो तो आप बता दीजिएगा, टीम को आप भेज दीजिएगा। ठीक है, पेड कोर्स में क्लास हो रहा है, क्रैश कोर्स में आप जुड़ सकते हो। चलो चलो आयुष जी, देखो अभी तो हमारा ही नहीं हुआ तो खोजोगे कैसे चलिए चलिए, कल आप जुड़े हो लहरी? नहीं लहरी आप तो बहुत पहले जुड़े हो जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया विकास सर, देखो 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 क्या लिख रहे हैं, ये गलत बात है, हम बता रहे।
ये गलत बात है सर। आज के टेस्ट में मेरे आपके सब्जेक्ट में 100 हैं। अरे क्या बात है भाई, मतलब मैथ रीजनिंग में सारे सवाल सही कर दिए, वाह क्या बात है। देखो ऐसे कमेंट मत करो, अब आप लोग इतना तो कमेंट करोगे ये रजनी सर तो और भी। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। अब चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे सवाल पे। ऑल क्या करें, सम पॉलिनोमियल्स आर लीनियर इक्वेशंस। तो हम कैसे बनाते हैं इस सवालों को, देखो हम इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो सम पॉलिनोमियल्स, इसका हमने यूट्यूब पे क्लास भी ले रखा है, अगर आपको नहीं पता होगा तो रफ्तार सीरीज में इसका क्लास हमने ले रखा है, उसको जाकर के देख सकते हो। सम पॉलिनोमियल्स आर लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर सम का रिलेशन है, तो सम का रिलेशन ऐसे बनता है, तो आप कहोगे सम पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गए जो कि लीनियर इक्वेशंस है, तो एल ई लिख दिया है लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि सम लीनियर इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, मतलब कुछ लीनियर इक्वेशंस जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्यू ई लिख देते हैं। तो ये सम का रिलेशन होता है, सम का रिलेशन हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब कुछ पार्ट जो होता है वो ओवरलैप करता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सारे के सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में आपको दिख रहे हैं? क्या ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? नहीं दिख रहा है भाई, पॉलिनोमियल अलग है, क्वाड्रेटिक अलग है, कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया। दूसरा, ऑल लीनियर इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, मतलब कह रहा है कि सारे के सारे लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक। अरे भाई सब यहां पर कहा गया स्टेटमेंट में कि कुछ लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ऐसा कहीं पे कहा गया है कि ऑल लीनियर इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक? तो ये भी बात गलत हो जाएगा। आप कह रहे हो कि भाई यहां पर सम का रिलेशन है और आप यहां पे ऑल की बात कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि नीदर वन नॉर टू फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला सवाल, अच्छा यहां पर हिंदी में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये सवाल है आपके पास फिर से, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ठीक है, सारे के सारे बर्ड्स क्या हो गए, ट्रीज हो गए, यानी ऑल बर्ड्स आर ट्रीज। तो ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, फिर कह रहा है कि सम ट्रीज आर हेन्स, मतलब कुछ ट्री जो है वो क्या है, हेन्स है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ट्री जो है वो हेन यानी कि मुर्गी कैसे हो सकता है? ठीक है, कैसे हो सकती है, मतलब एक पेड़ जो है मुर्गी कैसे हो सकती है? तो मैंने अभी एक सवाल आपको करवाया था जहां पे वो सामवेद वाला सवाल था। मैंने कहा था कि जो स्टेटमेंट आएगा उसको आप 100% ट्रू मानोगे। क्या मानोगे? 100% ट्रू मानोगे, चाहे उसमें बहुत ही इलॉजिकल सा कुछ आपको दिख रहा हो, फिर भी आप उसको 100% ट्रू ही मानते हो। तो 100% ट्रू मानना है और इसको यहां पर बना लेना है, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद चेक करना है कि क्या सम बर्ड्स आर हेन्स, क्या कुछ बर्ड हेन है। कुछ बर्ड हेन होने के लिए बर्ड और हेन का यहां पर कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन बर्ड यहां पे है इसका डायग्राम और हेन का यहां पे है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सम हेन्स आर ट्रीज, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये हेन है और ये ट्री है, तो दोनों में सम का रिलेशन है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 इज द करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यार अगला सवाल, ये हमारे पास कथन है सभी पक्षी पेड़ है, कुछ पेड़ मुर्गियां हैं, कुछ पक्षी, ये वही हिंदी में लिखा हुआ है। फिर यहां पर एक सवाल और है, ऑल जेड आर वाई। आज हमने कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से सवाल रखे हैं। आज यहां पर आपको दिख रहा होगा, अभी सिलोजिज्म का सवाल दिखा, अभी काउंटिंग फिगर का 2-3 सवाल दिखेगा। तो आज हमने क्या किया है कि 2-3 सिलेक्टेड चैप्टर हैं, 4-5 होंगे चैप्टर, सिलेक्टेड चैप्टर से हमने सवाल रखे हैं, यानी रिपीटेड सवाल आपको मिलेंगे, एक ही चैप्टर से 2-3 सवाल मिलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, विकास बाबा आपके आश्रम आ जाएंगे, वहां गुरुकुल सिस्टम वाला एजुकेशन लेंगे। विकास बाबा की जय। आदित्य शर्मा जी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहले मुर्गी आया कि अंडा आया? ठीक है, मुर्गी से जाके पूछ लीजिए। विकास सर मत करिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाना, वहां पे अदर वाले सेक्शन पे क्लिक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ भाई। निराकरण ना है, अरे यार क्या लिख रहे हो आप लोग? ये विकास सर ना खाली अफवाह फैलाते हैं। हमने बोला ही था कि बाबा लोग, जानबे करते हो आप लोग भारत के बाबा लोग। विकास सर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं अभी अगला सवाल आने पे आप फोन स्क्रीन पे क्या क्या लिखते हो? जीके जीएस कब तक आएगा? जीके जीएस इस सेशन में आज हमने नहीं रखा है, लेकिन अगर आप डिमांड करोगे तो मैं कुछ सवाल पक्का रख दूंगा, ठीक है। ना करें जनाब, ना करें, विकास बाबा की ना करें ऐसा, ठीक है, ना करें, बिल्कुल ना करें। ये सवाल देखो, हाँ पढ़ाई हो रहा है भाई, सवाल देखो। जब भी मैं रुक जाता हूं तो आप लोग मत रुका करो, ठीक है, बीच बीच में कमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ने जाता हूं, बट आपको रुकना नहीं है। जो सवाल देता हूं उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ऑल जेड आर वाई, सारे के सारे जेड क्या है? सारे के सारे जेड हो गए वाई, ठीक है। सम वाई आर
बी, सम वाई आर क्या हो गए, बी हो गए। यहां पर क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम बी आर नॉट जेड। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर दिया गया स्टेटमेंट, अगर दिया गया स्टेटमेंट ऊपर सब पॉजिटिव है, अगर ऊपर सब पॉजिटिव है तो नीचे जो नेगेटिव है वो कभी सही हो ही नहीं सकता। तो ये भाई रूल एक याद रख लो कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव वाला कभी भी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसी का वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि अगर ऊपर वाले सब के सब नेगेटिव है तो नीचे यानी कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो एक चीज आप ऐसे कर सकते हो कंक्लूजन में कि पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा और नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता है। अच्छा एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बन सकता था, फिर हमको चेक करना पड़ता, लेकिन जब दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला कभी सही हो नहीं सकता। फिर आगे सम जेड आर वाई, क्या कुछ जेड वाई है, कुछ जेड वाई है, सम जेड आर वाई, बिल्कुल है भाई कि ये जेड जो है सारे के सारे जेड वाई है, सारे के सारे जेड वाई है तो कुछ जेड भी वाई होंगे ही। यानी ऐसा कह सकते हो आप कि सारा का सारा ये जो स्टूडियो है बनारस में है, सारा का सारा स्टूडियो बनारस में है तो स्टूडियो में खड़ा मैं भी तो बनारस में हूंगा जो कि स्टूडियो में हूं, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि जब सारा का सारा जेड वाई में है तो जेड का कुछ पार्ट भी तो वाई में होगा, तो सम जेड आर वाई ये भी ट्रू होगा। यानी कि क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये हिंदी में इधर लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। रहा सवाल देखो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है, और ये सवाल भी एनटीए ने पूछ रखा है, एनटीए ने ये सवाल पूछ रखा है। इसका जो जवाब सही सही देगा उसको सच में मिलेंगे 7 करोड़, उसको मिलेंगे 7 करोड़। आप स्पैम मत करो भाई। हाँ सर रख दीजिए जीटी, मैं कुछ सवाल लास्ट में करवा दूंगा सेलेक्ट करके, बट अभी आप चिंता मत करो, अभी आप ये सवाल करो। पर स्टॉर्म जी आपका नाम है स्टॉर्म, आप ऐसे स्पैम मत करिए फिर दिक्कत होता है, ठीक है। सर मेरा अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बताऊं कि मैं हर शेड्यूल मॉक टेस्ट दूं या एयरटेल लास्ट के टाइम, एयरटेल 3-4 मॉक टेस्ट दे लूं। यस शर्मा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीशन हमेशा फर्स्ट होता है, मतलब कंप्लीशन इज फर्स्ट हमेशा। तो कंप्लीशन करना बहुत जरूरी है। सिलेबस का एक बार कंप्लीट कर लो, लास्ट में समय बचेगा तो जो मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे उसको 1-2-4 लगा के चले जाना, ठीक है। लेकिन कंप्लीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कर लो पहले सिलेबस। जैसे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड जल्दी से कर सकते हो, रीजनिंग मैथ जो मैं करवा रहा हूं उसको कर लो, जल्दी से हो जाएगा। मतलब आपके एग्जामिनेशन तक मैं पूरा करवा दूंगा। कुछ जो आपके बैकलॉग होंगे उसको पढ़ लो, ठीक है। और जो आपके डोमेन होंगे, डोमेन शायद आपने पढ़ रखे होंगे तो उसको रिवीजन कर लो। डोमेन का अगर आप लेक्चर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि बहुत कम समय है, अगर लेक्चर नहीं हो पा रहा है तो जो आपने एनसीईआरटी आपके पास है जो क्लास 12 में पढ़ी है उसको आप एक बार से रिवाइज कर लो, उसके पीवाईक्यू लगा लो, सीयूटी वाले सारे पीवाईक्यू उठा करके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इतना कर लो और टीचिंग एप्टीट्यूड विकास सर आपको पूरा कंप्लीट करवा ही देंगे, और 12 घंटे का महामैराथन भी आएगा उसमें भी हो जाएगा। और ये जो हम करवा रहे हैं इसको आप करते रहो, ठीक है। और जो कोर्स में करवाएंगे वो भी करते रहो, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना है, कम समय है तो कम समय में ये देखो कि कहां पर ROI ज्यादा है, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे इन्वेस्ट करके ज्यादा आपको रिटर्न मिले उसको आप करो। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपको एक बार पढ़ लोगे तो काफी सारे सवाल आप बना पाओगे, तो उसका जो ROI है वो ज्यादा है थोड़ा। रीजनिंग का भी ROI ज्यादा है, एक बार पढ़ लोगे तो कम से कम अगर 8 सवाल आए तो 6-7 सवाल बनेंगे ही। मैथ पढ़ लोगे जितना पढ़ा रहे 6-7 सवाल बनाओगे ही, ठीक है। जीके जीएस का थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसमें क्या है कि कहां से सवाल क्या आएगा कुछ किसी को पता नहीं होता है, फिर भी आप कवर कर पाओ, जितना कर पाओ उतना ही कम है, ठीक है। तो उसको आप जितना सर पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, ठीक है। हाँ डोमेन पर बढ़िया फोकस करो, क्योंकि डोमेन में क्या है कि एकदम डिफाइंड सिलेबस है, उसके बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। जो आप पढ़ोगे वहीं से सवाल आएगा, जो जितना चैप्टर है 10 चैप्टर है 12 चैप्टर है उतना ही से सवाल है, मतलब वो फिक्स्ड है कि यहीं से सवाल आना है। तो उसी को बार बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, ठीक है। आगे देखो कि इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है। तो एक चीज पहले आप समझ लो, जैसे हमको अगर आयत है, ये क्या है, ये आयत है समझ लो, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को ऐसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो इसमें मैं पूछूं कि कितने यहाँ पर रेक्टेंगल्स होंगे, तो रेक्टेंगल्स काउंट करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप यहाँ पे लिखो 1, मतलब इसमें ये देखना होता है कितने रो हैं और कितने कॉलम है। इसको हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। 1 2 3 3 यहाँ पर रो हो गए। अब क्या करना होता है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ सीधा कि आप देखो इसमें हमको काउंट करना है कितने रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इधर वाले को भी प्लस करो, तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या करना है, इस 6 और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, कल को ऐसा आएगा तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, जल्दी से आप यहाँ पर कैसे रेक्टेंगल काउंट किया जाता है वो आप तुरंत कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को देखो, रेक्टेंगल हो चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, उसी का छोटा बड़ा भाई है या उसी का कह सकते हो कि उसी का जुड़वा भाई है, थोड़ा सा अलग है लेकिन लगभग वैसा ही है।
तो यानी कि इसमें भी जो तरीका हम अप्लाई करेंगे वही तरीका रहेगा, तो इसमें भी वही करेंगे 1 2 3 4, तो ये जोड़ोगे कितना आएगा 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 10 में कितना हो जाएगा 10, तो इसमें कितने समांतर चतुर्भुज आपको मिलेंगे तो 30 मिलेंगे, कितना मिलेंगे 30 मिलेंगे, 10 तिहाई कितना होता है 30 होता है, तो 30 यहाँ पर मिल जाएंगे आपको पैरेललोग्राम, ठीक है, तो 30 हो जाएंगे। अब देखो आज हमने रेक्टेंगल वाला बता दिया आपको, कल को मैं स्क्वायर वाला सवाल लेकर के आऊंगा तो स्क्वायर वाला बता दूंगा कि भाई स्क्वायर कैसे काउंट किया जाता है। अभी हमने आपको क्या बता दिया, अभी हमने समांतर चतुर्भुज और आपको क्या बता दिया रेक्टेंगल बता दिया, कल को एक सवाल आएगा और स्क्वायर वाला भी बता देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें सब हम कवर करवाते चलेंगे हमारे कैप्सूल सीरीज में, बस आपको ये करना है कि कैप्सूल सीरीज छोड़ना नहीं है, जितना करवाया जा रहा है उसको लगातार करते रहना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि एक क्लास करोगे तो एक क्लास से आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। हम सिलेबस के हर पार्ट को कवर करवाएंगे कैप्सूल सीरीज में, लेकिन वो जब लगातार सारे क्लास से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। आप सोचेंगे नहीं सर एक कर लेते हैं 2 कर लेते हैं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, यहां पर देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब मैं इसमें सिखाऊंगा कि त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कई प्रकार के काउंटिंग वाले आते हैं, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन टाइप के आज सिखा देंगे, कुछ कल लेकर के आएंगे वहां पे कुछ सिखा देंगे, ऐसे ही आते रहेंगे और मैं हर चीज आपको सिखाते रहूंगा कैप्सूल सीरीज में। तो अब देखो कि इसमें कैसे काउंट करना होता है। देखो तो एक शेप होता है कुछ इस प्रकार का, और इसमें जब हम ये मान लो यहाँ पर ऐसे हम खींच देते हैं लाइन, तो इसमें पूछूं कि कितने ट्राइंगल होंगे, तो बस आपको क्या करना है 1 2 3 4, तो 4 पार्ट बन रहे हैं, तो 4 का 2 गुना यानी कि 8 ट्राइंगल इसमें बनेंगे। कितने ट्राइंगल बनेंगे 8 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ऐसा ही कुछ बनाता हूं, लेकिन अब मैं यहां पर और भी लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, अब मैं पूछूं इसमें कितने बनेंगे, तो इसमें फिर से भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दुना कितना हो जाएगा इसमें 16 हो जाएगा। तो मतलब जितने बनेंगे, जितने पार्ट इसमें जितने भाग बन रहे हैं उसका 2 गुना करके यहाँ पर ट्राइंगल निकालना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम वही करेंगे, जैसे ये देखो वैसा ही तो फिगर है, इसको बस क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स बन रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स बने, तो 4 दुना कितना हो गया 4 दुना 8 ट्राइंगल इसमें हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारा अंदर वाला एक बेसिक फिगर है, फंडामेंटल फिगर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा इसको पता होता है कि इसमें कितने हैं, तो इसमें तो 8 है, इसका ट्रिक होता है हमारे पास बकायदा, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ और ऐड कर दिया गया है, तो जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि जब कुछ ऐड किया जा रहा है तो कितने नए ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये अंदर वाले में तो 8 बनेंगे, डेफिनेटली 8 बनेंगे, लेकिन जब आप इसको ऐड करोगे ये वाला, तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक इधर ऐड करोगे तो एक और एक्स्ट्रा बन जाएगा, एक यहाँ पे ऐड किया तो एक और एक्स्ट्रा बन गया, एक यहाँ पे ऐड किया तो एक और एक्स्ट्रा बन गया, मतलब 4 और एक्स्ट्रा बने, तो 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए। तो या तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला या तो 12 होगा या तो 14 होगा। तो आप खुद सोचो क्या यहाँ पर और कुछ बन सकता है, बताओ क्या और कुछ बन सकता है जब हमने इसको क्या किया, जब हमने इसको ज्वाइंट किया होगा। देखो हमेशा क्या करना होता है, पहले अंदर वाले फिगर को काउंट करो, या फिर जो आपको आता है कि भाई ये वाला तो हमने पढ़ रखा था कि इसका फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक होता है, जल्दी हम वहां इसमें हम तुरंत काउंट कर सकते हैं। तो हमने इसका तुरंत काउंट किया कि इसमें अंदर वाले में 8 होगा, बाहर वाले में 4 हो गया, तो 8 4 12 हो गया। लेकिन जब हमने समझो कि ये वाला था और जब इसको आप ज्वाइन करोगे इसके साथ, ये वाला और ये वाला इसके साथ जब ज्वाइन करोगे, तो क्या हमें कोई और नया ट्राइंगल मिलेगा, क्या हमें कोई और नया ट्राइंगल बनेगा। देख लो ये तो सब उसी में आ गया होगा, ये जो आप सोच रहे होगे कि नहीं सर ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला इसमें आ गया होगा ना, ये ट्रिक में आ गया है, ठीक है। तो इसमें और कोई ट्रायंगल हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो 8 और 4 बाहर 1 2, ठीक है 4 हो गया, तो 8 4 कितने होंगे 12, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो टोटल 12 ट्रायंगल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है 12 ट्रायंगल्स यहां पे देखने को आपको मिलेंगे। अब एक और सवाल, यदि किसी महीने का 9वां दिन रविवार है तो उस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा। यह कैलेंडर का एक सवाल आपके सामने आ गया है, कैलेंडर का। हाँ क्लास 12 TH कह रहे हैं कि JNB भाई वो 7 करोड़ मेरे हैं, तुझे सर नहीं देंगे। अरे क्या हो गया श्वेता कुमारी, हाँ यूट्यूब वाला क्लास भी आपको देखना है, ठीक है, ये जो हम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पज देखो जब आप क्रैश कोर्स में आओगे वहां पर हमारा पर्पज प्रैक्टिस करवाने का नहीं है, यहां हमारा पर्पज है प्रैक्टिस करवाना कैप्सूल सीरीज में। लेकिन आपको पता ही है कि मैथ रीजनिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सवाल सही, बहुत सारे सवाल ऐसा हो सकता है कि आप पढ़े हो लेकिन एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही से कर नहीं पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवा रहे हैं। लेकिन जो उसका थियरी पार्ट है वो मैं पूरा क्रैश कोर्स में करवा दूंगा आपको। तो आपको ये भी करना है, कह रहे 7 करोड़ दीजिए, तो 7 करोड़ पैसा तो मैंने बोला नहीं था कि 7 करोड़ रुपया दूंगा, ठीक है, मैंने बोला था कि आपको 7 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि 7 करोड़ रुपया मिलेगा, कि 7 करोड़ डॉलर मिलेगा, कि 7 करोड़ ईरानी क्या होता है उसका, ईरान का क्या है भाई, ईरान तेहरान, ईरान का वो क्या है उसका नाम, क्या
रियाल, हाँ तो मैं आपको रियाल में दूंगा 7 करोड़, 7 करोड़ रियाल लिखे, 7 करोड़ रियाल इन रूपी 7 करोड़ रियाल इन यूपी, सॉरी रूपी। मैंने रुपया देखो नहीं बोला है, मैंने बस इतना बोला था 7 करोड़ आपको मिलेगा। कितना होगा रुपया में? कितना? बस 5,000 रुपया है। मतलब 7 करोड़ रियाल देखोगे तो वो सिर्फ 5,000 रुपया आएगा। ये सवाल देखो, इफ नाइन्थ डे ऑफ अ मंथ इज संडे, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑन विच संडे विल फॉल। मतलब आपके पास 5,000 रुपया है ना, मतलब 10,000 रुपया अगर आपके पास इंडिया में है तो आप अभी ईरान में चले जाओ, आप वहां पे मिलीनियर बन जाओगे। समझ गए? ये सवाल देखो, 5, 10, 20,000 लेके जाओगे ना, मिलीनियर वाला फील आएगा आपको। ये देखो, इफ नाइन्थ डे ऑफ अ मंथ इज संडे, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑन विच संडे विल फॉल। देखो, तो 9 तारीख को संडे होता है, 9th को क्या है? संडे है। तो 9th को अगर संडे है किसी मंथ में, तो आपको पता है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, ठीक है? तो हर 7 दिन इसमें अगर जोड़ोगे तो 9, 7, 16, 16 को भी संडे होगा, ठीक है? 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 में 7 जोड़ोगे तो 9, 7, 16, 16 और 7 कितना होगा? 23, ठीक है? कितना हो जाएगा? 23। तो 23 को भी संडे होगा, और फिर 23 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30, और 30 को भी क्या होगा? संडे होगा। तो उस महीने के, यानी कह रहा है कि अंतिम दिन बताओ जब रविवार पड़ेगा तो 30वां दिन होगा, यानी कि 30 इज द करेक्ट आंसर, यानी 30वां दिन। 30वां दिन यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये क्या क्या आप लोग लिखते हो? एक तो अपना क्या, ये लोग आपस में क्या क्या बात करने लगते हैं। ये सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने है। इफ इट वॉज अ फ्राइडे ऑन 1 जनवरी 2016, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2016। विकास सर का क्लास है 3 बजे। इसका पीडीएफ प्रोवाइड होता है कि नहीं? एप्लीकेशन पे जाता होगा भाई, आप लोग एक बार थोड़ा सर्च करो एप्लीकेशन पे, एक ना फ्री वाला कोर्स का कुछ है वहां पे बना हुआ है, तो उसको जाकर के देखोगे तो आपको पक्का वहां पे मिल जाएगा। ये सवाल देखो, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? ये 2026 का साल चल रहा है। अब 1 जनवरी को कौन सा दिन था? मैं तो भूल चुका हूं, आपको याद हो तो बताओ। इस 1 जनवरी को, यानी 26 का जो 1 जनवरी था वो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था 1 जनवरी 2026? ये निकाल सकते हैं हम, बट अभी टाइम लग जाएगा उसमें। 1 जनवरी 2025, ये तो आप जानते हो, ये पढ़ चुके हैं कि 1 जनवरी 2026 को भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि कौन सा दिन होगा। थर्सडे था, ठीक है? तो 1 जनवरी 2026 को क्या था? थर्सडे। तो आप ना, जैसे 1 जनवरी 2026 को अगर थर्सडे था, तो मैं बता रहा हूं कि 31 दिसंबर 2026 को भी क्या होगा? थर्सडे ही होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम ही होता है। अगर पहला दिन थर्सडे है तो अंतिम दिन भी थर्सडे ही होगा, ठीक है? अगर पहला दिन फ्राइडे है तो अंतिम दिन भी फ्राइडे ही होगा। अगर पहला दिन संडे है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? संडे ही होगा। तो मतलब कि 1 जनवरी 2026 को अगर थर्सडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? थर्सडे ही होगा। यानी कि जो इस बार का जो आपका इस साल का जो एंड दिन होगा, यानी कि जो कहते हो कि नहीं, नए साल का जो ईव है उस दिन, तो ये वो भी क्या होगा आपका? यहाँ पर थर्सडे ही होगा। तो ये 31 दिसंबर को थर्सडे होने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये तब होता है जब ये जनरल ईयर हो, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है? जब ये ऑर्डिनरी ईयर होगा, यानी कि जिसमें 365 दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन जो होता है, तो वो जो 365 दिन जिसमें होते हैं वो होता है कितना? वो होता है आपका यहाँ पर क्या बता रहा हूं मैं, 365 दिन जिसमें होता है वो होता है ऑर्डिनरी साल। और ऑर्डिनरी साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम ही होता है। लेकिन जब ये एक लीप ईयर हो जाए, क्योंकि 2016 इज अ लीप ईयर, तो जब ये लीप ईयर होगा तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर क्या होता है, फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाएगा। तो जो यहां पर देख रहे थे कि थर्सडे था तो थर्सडे ही था, क्योंकि ये क्या था? ऑर्डिनरी ईयर था। लेकिन जब लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो अगर ये शुक्रवार था तो शुक्रवार के एक दिन बढ़ जाएगा, तो यानी शनिवार इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? शनिवार। तो जब लीप ईयर हो तो एक दिन बढ़ा देना,
और अगर ये ऑर्डिनरी ईयर हो तो वही दिन होता है, यानी अंतिम दिन और पहला दिन दोनों सेम ही होता है। लेकिन जब ये 366 वाला हो जाएगा तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। तो जो यहाँ पे दिया गया था कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो शनिवार आ जाएगा। अगला सवाल देखो जल्दी से, यहाँ पर एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घनाभ का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा बताइए, घन की भुजा बताइए, बताओ फटाफट से। केवल और केवल 12th का पढ़ना है, केवल 12th क्लास। केवल और केवल 12th क्लास। मैथ नहीं आता है, अरे आ जाएगा ना, ये सब आसान आसान सवाल है। देखो पढ़ लोगे एक बार ना तो कुछ कुछ आने लगेगा, कुछ नहीं आता है फिर भी कुछ ना कुछ आने लगेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, तब फिर देखो जो नहीं आता है वहां पे हमेशा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करो, और जो आता है उसको प्रयास करो बनाने का। अब मान लो ये नहीं आता तो आपका काम है कि आप सीखो इसको, ठीक है। जहां जहां आप नया नया सीखते चलोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप सब कुछ सीख चुके हो। तो एक एक चीज सीखते चलो, धीरे 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 सब सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि हम लोग ना क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमको तो नहीं आता है तो हम आगे सीखेंगे भी नहीं। अरे नहीं आता तो सीखना चाहिए ना आपको, तो सीखो। पहला सवाल यहां पर आ गया है मैथ का, देखो कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड मतलब आप समझो कि घर में जो आपका बॉक्स होता है, बक्सा जो होता है जिसको आप कहते हो, जिसमें आप कपड़ा रखते होगे, ढेर बड़ा सा एक बॉक्स होता है घर में, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा बॉक्स होता है, तो ये बड़े से बॉक्स को ही हम लोग कहते हैं क्या, ये है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, ठीक है। क्या होता है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड को क्या कहते हैं हम लोग? घनाभ कहते हैं। घनाभ मतलब एक ऐसा 3D शेप होता है, 3D होता है ये, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। 3D मतलब कि 3 आयाम है इसके, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसका ऊंचाई भी है। 2D होगा तो सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, जैसे कि स्क्वायर होता है, जैसे कि सर्कल होता है, ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल होता है। ये क्या है? एक घनाभ है, तो मतलब इसमें क्या है, इसमें आप चाहो तो पानी भी भर सकते हो, मतलब एक तरफ से यहाँ पे छेद बना दो, इसमें पानी भर सकते हो अगर ये खाली है तब, ठीक है। और एक तो ठोस घनाभ होता है तो उसमें तो खाली होता नहीं है। बट आप समझो यहाँ पर कि ये मान लो बॉक्स है, बॉक्स से आप इसको इमेजिन कर लो, तो ये क्या है? घनाभ है। अब घनाभ में क्या होता है, इसकी लेंथ भी होती है, ठीक है, इसकी एक हाइट भी होती है और इसकी एक ब्रेथ भी होती है, ये ठीक है। और तीनों अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग, मतलब लंबाई अलग होगा, चौड़ाई ऊंचाई अलग होगा और चौड़ाई अलग होगा, सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो आयतन होता है, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। तो ये अब आपको सीखना है कि वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम का मतलब है कि आप इसमें कितना लीटर कोई चीज रख सकते हो, ठीक है, वो वॉल्यूम है। से गिलास है तो गिलास का वॉल्यूम मतलब गिलास में आप कितना लीटर पानी रख सकते हो, कितना मिलीलीटर, कितना लीटर जो भी है, तो कितना रख सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? इसका होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है इसका, सॉरी, इसका जो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितना है? 18, 24 और 4 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर लंबाई कितना? 18, सॉरी 24 होगा क्योंकि लंबाई ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 24 रखोगे, ठीक है। अच्छा लंबाई 18 दिया है, अच्छा लंबाई 18 दिया तो 18 ही लिख लो, ठीक है। 18 है, यहाँ पर 24 है और ये फिर क्या है? 4 है। तो ये सब देखोगे कि यहाँ पर ये अभी देखो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, आप इसको गुणा मत करो। तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना आया है? तो ये इतना, और आयतन हमेशा क्यूब में आता है। क्यूब में मतलब कि जैसे ये 18, ये क्या है? 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा 3 बार, ठीक है, तो क्यूब हो जाएगा। तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में, यानी आयतन का जो मापन होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब ये कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है, मतलब हमारे पास एक दूसरा घन है और उस घन का जो आयतन है दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी कि एक तो ये घनाभ है और घनाभ का आयतन हमारे पास इतना निकल करके आया है। तो एक कह रहा है कि एक दूसरा घन है, तो घन कैसा होता है? घन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि घन भी बॉक्स ही है, लेकिन इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है वो सब बराबर होता है। यानी कि अगर ये लंबाई ए है तो इसका चौड़ाई भी ए होगा और इसका ऊंचाई भी ए होगा, यानी तीनों के तीनों जो इसके बीमाएं हैं, बीमा मतलब होता है जो डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब के सब बराबर होंगे। जैसे आपने डाइस देखा होगा, लूडो जो आपने खेला होगा, तो उसमें क्या होता है? सब बराबर होता है। तो वैसे ही कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। तो उसी तरीके से जैसे इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई, चौड़ाई गुणते ऊंचाई, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो कितना हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा।
तो ये जो है यानी ए का क्यूब, ये कह रहा है कि इस घन का आयतन जो है इस घनाभ के आयतन के बराबर है। तो ये घन का आयतन कितना है, ए क्यूब है। तो ये ए क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 4। अच्छा, इसी को आप 18 को कितना लिख सकते हो आप, 3 दूना 6, 6 3 18, 24 को कितना लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 4 को कितना लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब यहीं से आपका आंसर मिलेगा। जैसे ये देखो 3 3 का इसमें आपको जोड़ा बनाना होगा, 3 3 का, जैसे ये 3 का यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा, ये 2 और 1 3 इसका भी बन जाएगा, और 3 यहाँ पे 1 2 3 तो इसका भी यहाँ पर पेयर बन जाएगा। तो यानी कि जब ए को ये जो ए का मान जब आप निकालोगे तो ये क्या होगा, रूट में यहाँ सब वो आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से 3 निकलेगा, 2 निकलेगा और एक और 2 निकलेगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 दूना 4 3 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है 12 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि टाइम हो गया है, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास आपका शुरू होगा, तो मैं अब आपको दे रहा हूं होमवर्क। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, आप इसको ट्राई करोगे। एक कल वाले क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, एक होमवर्क हो गया, ये दूसरा होमवर्क आपका हो गया कल के क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। ये आपका तीसरा होमवर्क हो गया जो कि कल के क्लास में होगा। तो ये 3 होमवर्क, मैं होमवर्क के लिए 3 सवाल दे रहा हूं, ये तीनों सवाल आपको कल बनाने हैं, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में भी अगर आप बना लेते हो तो आप यहाँ पर इसमें आंसर कर देना, ठीक है। तो आज हमने कई प्रकार के सवाल यहाँ पर किए हैं। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और क्रैश कोर्स में आप जुड़ सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, आप जुड़ सकते हो। इसमें सारा थियरी आपको करवा दिया जाएगा, कम समय में पूरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास शुरू हो चुका है क्या? हाँ ठीक है, तो विकास सर की क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोग जाकर के जो भी पेड कोर्स में आप जाकर के क्लास को देखिए, बढ़िया से सीखिए। आज जीके जीएस का सवाल नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं फिर से लेकर के आऊंगा इसमें, ठीक है। तो कल हम लोग जीके जीएस का भी सवाल कुछ करेंगे। ओके, सो यहीं पे होता है आज समाप्त हमारा। राधे राधे कह रहे हैं कि लंच कर लीजिए, लंच में कर लूंगा, ठीक है।